जानकी अपने बेटे कैलाश की शादी गांव की लड़की से करवा देती है और जानकी को गांव की बहू इसीलिए चाहिए थी क्योंकि जानकी का मानना था कि गांव की लड़कियां संस्कारी होती है। यही दिन देखने के लिए मैंने अपने बेटे कैलाश की शादी गांव की लड़की से की थी। देखो तो सुबह सुबह कैसे नहा धोकर पूजा पाठ करने लगी। प्रभु अब मैं चैन से मरूंगी। माँ जी ये लो प्रसाद। लाला बहू दे, ला प्रसाद दे दे। ओहो भाग मेरे, जो तुझ जैसी बहू मेरे घर में आई। सुबह अगरबत्ती की खुशबू, घंटी की आवाज, आहा अब तो ऐसा लगता है कि प्रभु खुद चलकर मेरे घर में आएंगे। माँ जी अब मैं खाना बना लेती हूँ, पहले आपको चाय तो दे दूँ। हाँ बहू, चाय के बिना तो मेरी ढंग से आँख ही नहीं खुलती। जानकी तो इस बात से खुश थी कि जैसा उसने सोचा था बिल्कुल उसे वैसी ही बहू मिली थी। लेकिन जानकी अभी आने वाली मुसीबतों से बिल्कुल अनजान थी। जानकी की बहू के आने के बाद तो जानकी घर का काम अपनी बहू पर ही छोड़ चुकी थी और वो हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे जानकी, ओ जानकी, अरे तू तो यहाँ बैठी टीवी देख रही है। ये देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। क्या बना लाई आज? नाना विमला, तेरे घर का खाना खाकर मुझे इतनी जल्दी ऊपर नहीं पहुँचना। तू ही खा अपने घर के मिर्च वाले पोहे। जानकी अब तो मेरा दिल दुखा रही है। मैं इतने प्यार से तेरे लिए पोहे बना कर लाई हूँ और तू है कि मुझे इतना कुछ सुना रही है। अरे ला रख यहाँ, खा कर देखूं। पक्का ना तूने इतना मिर्च नहीं डाला है ना? रुक चक्कर देखती हूँ। इतना बोलकर जानकी जैसे ही विमला का लाया हुआ पोहा खाती है, वो पहले ही बाइट खाने के बाद पानी पानी चिल्लाने लगती है और जानकी के चिल्लाने की आवाज सुनकर जानकी की बहू रिंकू भी किचन से हाथ में पानी लिए आती है। माँ जी लीजिए, ये रहा पानी, पी लीजिए। आप ठीक तो है ना? अरे रे कितना ड्रामा कर रही है जानकी तू। इतनी तो इसमें मिर्च भी नहीं है जितनी तूने नौटंकी कर दी है। बहू जरा तू चेक कर देख, इसमें इतनी मिर्च है जितनी तेरी सास ने ड्रामा किया है। मैं खाकर देखती हूँ विमला काकी। अब रिंकू विमला का लाया पोहा खाती है, जिसे खाकर रिंकू को तीखा तो लगता है, लेकिन पोहा खाते हुए वो खुद से मन में कहती है, जरूर ये विमला काकी जानबूझकर तीखा पोहा बनाकर लाई है। उनके मन में जो भी चल रहा हो, लेकिन मैं भी गांव की छोरी हूँ। तीखा तो मुझे बाद में लगेगा, अभी तो मुझे कुछ होगा ही नहीं। जानकी बहू को देख, अगर ये पोहा तीखा होता तो क्या बहू इतने चाव से खाती। देख बहू कितने चटकारे लेकर खा रही है। तो हो सकता है ना उसे तीखा न लग रहा हो। और तू कहाँ मुझे बहू की उम्र से जोड़ रही है? मैं जब बहू की उम्र की थी तो मैं हरी मिर्च टॉफी की तरह खाती थी। बहू को भी मिर्च पता नहीं चल रही होगी। विमला का लाया हुआ पोहा रिंकू खा लेती है और खाने के बाद विमला की तारीफ भी करती है। बहुत ही अच्छा और टेस्टी पोहा था विमला काकी। माँ जी को तीखा लगा क्योंकि था हल्का सा तीखा, लेकिन मुझे तो तीखा ही पसंद है। हाँ मैं वही तो इस विमला की बच्ची को समझा रही हूँ, लेकिन कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये जानबूझकर मुझे तीखा खिलाती है ताकि मैं समय से पहले ही निपट लूं। अब रिंकू विमला के जाने के बाद किचन में जाती है और जाते ही किचन में जो कुछ भी मीठा होता है वो खा जाती है, पानी पीती है। तब उसकी जान में जान आती है। इतना तीखा पोहा, हे प्रभु, जरूर विमला काकी और माँ जी आपसी रंजिश चल रही है। इतना मिर्च पोहे में कौन डालता है? रिंकू को तीखा खाने की आदत तो थी, लेकिन वो तीखा खाने के बाद मीठा जरूर खाती थी, वरना तो वो पागलों की तरह हरकतें करने लग जाया करती। लेकिन वो फिर भी तीखा खाती ही थी। एक दिन देर शाम को जानकी का बेटा कैलाश अपनी माँ और पत्नी के लिए खाने पीने की चीजें लेकर घर आता है। अरे कैलाश, ये सब क्या लाया है? तुझे तो पता है ना मैं बाहर का कुछ नहीं खाती, और खाती भी हूँ तो मुझे पछता नहीं है तीखा, क्योंकि तीखा मुझे बर्दाश्त ही नहीं है। अरे नहीं माँ, तीखी नहीं है चाउमीन। अरे आप एक बार खा के तो देखिए। अच्छा एक काम कीजिए, मीठी चटनी के साथ खाइए। नहीं नहीं, तू ही खा और बहू को खिला। मेरे बस का तो नहीं है ये खाना खाना। अब मेरी उम्र भी हो रही है तो मैं पचा नहीं पाती ये सब। कल विमला पोहे दे गई थी, एक चम्मच ही खाया तो बहू से पूछ मैं कितना चिल्लाने लगी थी। हाँ माँ जी सही कह रही है, उन्हें तीखा बर्दाश्त नहीं होता है। कैलाश अब जैसे ही चाउमीन, टिक्की ये सब निकाल कर खाने लगता है तो उसे भी तीखा लगता है और वो रिंकू से कहता है, लगता है चाउमीन वाले ने मीठी चटनी की जगह ये मिर्ची वाली चटनी दे दी मुझे। अब क्या होगा? ये टिक्की चाउमीन ये सब तीखा हो चुका है। जो भी इसे खाएगा उसके कानों से धुआं निकल जाएगा। अरे तो आपको भी देख कर डालना चाहिए था ना,
आपको नहीं खाना तो मैं खा लेती हूँ। जब मैं नहीं खा पाया तो तुम कैसे खाओगी? नहीं नहीं, मत खाओ, तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। अरे मुझे ना तीखा बहुत पसंद है, मैं सब खा लूंगी। इतना बोलकर तीखी चटनी में डूबी चाउमीन और टिक्की दोनों ही रिंकू जल्दी जल्दी खाने लगती है। हालांकि रिंकू को इतना तीखा खाते देखकर कैलाश के पसीने छूट रहे थे। ये देखकर जानकी अपनी बेटी से कहती है, अरे कल का पोहा तू अगर खा लेता विमला के हाथों का तो तुझे भी नानी याद आ जाती। लेकिन बहू के चेहरे पर तो सिकन तक नहीं आई। बहू तीखा खाने में तो बहुत बहादुर है, ये तो देख ही लिया है मैंने भी। तीखा तो रिंकू को पसंद था, लेकिन तीखा खाने के बाद जो वो मीठा खाती थी उसके बारे में कोई नहीं जानता था। अब हॉल में सबके सामने बहादुरी से तीखा खाने वाली रिंकू किचन में जाते ही चीनी के डब्बे से मुट्ठी में चीनी भर के अपने मुंह में डाल लेती है। बहू ये क्या कर रही है? इतनी चीनी मुंह में क्यों भर रखी है? सब ठीक तो है ना? कहीं तो तीखा खाने के बाद मीठा तो नहीं खाती? नहीं नहीं माँ जी, वो मैंने चीनी का डब्बा साफ किया था ना, तो उसमें जितनी भी चीनी थी वो फेंकने से अच्छा तो मैंने खाना ही सही समझा, बस वही चीनी है। मुझे तो लगा तू उन लोगों में से है जो तीखा खाते हैं उससे ज्यादा मीठा खाते हैं। फिर तीखा खाने का फायदा ही क्या? अपनी सास को रिंकू उस वक्त तो बस बातों में फंसा लेती है, लेकिन अब अगले ही रोज जानकी को देर शाम उसकी पड़ोसन बाजार चलने को कहती है। अरे नहीं नहीं, कहाँ ही जाना है? नहीं तू भी घर में बैठ नहीं सकती क्या? तुझे जो इस उम्र में बाहर खाने का चस्का लगा है ना, ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अरे जानकी, तू नहीं जाएगी तो मैं तेरी बहू को साथ ले जाऊंगी। अब बता, तू चल रही है या नहीं? मुझे भी कुछ तीखा और चटपटा खाने का मन कर रहा है। अच्छा तो तू तीखा भी खाने लगी क्या? वैसे मेरी बहू से ज्यादा तीखा खाना तेरे बस की बात नहीं है। तुझे पता है कल कैलाश कितना तीखा टिक्की लाया था। बहू ने उसे ऐसा खाया जैसे कुछ मीठा खा रही हो। चल, तो इसी बात पर विमला से कंपटीशन करवा दे तू अपनी बहू का। अब जानकी भी अपनी बहू को बाजार लेकर जाती है, जहाँ जानकी की बहू रिंकू और विमला दोनों ही तीखे खाने का कंपटीशन करती है। सुनो गोलगप्पे वाले भैया, जितना तीखा हो सके उतने ही तीखे गोलगप्पे खिलाने हैं आपको। मैं भी तो देखूं इस उम्र में मुझे कोई टक्कर दे भी पाएगा या नहीं। गोलगप्पे वाला तीखे गोलगप्पे बनाता जाता है और रिंकू और विमला खाते जाते हैं। रिंकू तो अब तक 10 से भी ज्यादा तीखे गोलगप्पे खा चुकी थी, लेकिन विमला 5 ही गोलगप्पे में खुद को रोक लेती है। और जब रिंकू को 20 तीखे गोलगप्पे खाने के बाद तीखा बर्दाश्त नहीं होता, तो वो गोलगप्पे वाले से कहती है, बस भैया बस, मेरा तो सर चकरा रहा है, मुझे मीठा चाहिए, मुझे मीठा चाहिए। अच्छा, तो ये राज है तेरे तीखे के पीछे का। तीखा खाने के बाद मीठा, ऐसे तो मैं भी खा सकती हूँ। अरे ऐसा तीखा खाना भी कोई खाना है जब तेरी बहू को मीठे की जरूरत पड़ रही है? लेकिन मैंने तीखा तब तक तो खाया ना जब तक मुझसे बर्दाश्त हुआ, और अगर अब मैं मीठा नहीं खाती ना तो मैं पागल हो जाती सच में। जानकी विमला को अब ये तो पता चल ही चुका था कि रिंकू उन लोगों में से है जो तीखा खाना तो पसंद करती है, लेकिन मीठे के साथ ही। दीपा एक बहुत ही सरल जीवन जीने वाली लड़की थी। वो अपने ससुराल में बिल्कुल बेटी की तरह रहती थी और उसने कभी भी अपने ससुराल को ससुराल ना समझकर हमेशा अपना ही घर समझा। वो घर में सबका ध्यान रखती। दीपा अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उसका पति बस पैसे कमाने में लगा रहता। वो अपने बीवी बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। ऐसे ही एक दिन दोनों पति पत्नी आपस में बातें कर रहे थे कि तभी नवीन दीपा से कहता है, मैं सोच रहा हूँ कहीं बाहर चला जाऊँ पैसे कमाने के लिए, वहाँ किसी भी चीज की ना कोई कमी नहीं है। लेकिन क्यों? यहाँ किस चीज की कमी है जो आपको पैसे कमाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा? और तो और अपना सारा परिवार भी यही है। अरे यार, अभी नहीं कमाऊंगा तो कब कमाऊंगा? बुढ़ापे में जाऊंगा कमाने के लिए। और हाँ, अभी कमाऊंगा ना तो ही बुढ़ापे में ऐश कर पाऊंगा। ठीक है, आपको जो सही लगे आप चले जाइए, और कभी कभी आप हम लोगों से मिलने आ जाना, हम लोग तो यही रहेंगे ना। विदेश की इतनी मस्त लाइफ छोड़ के कौन वापस आएगा बेकार से देश में? मैं नहीं आ रहा। तब तो मैं आपको भी यहाँ से दूर नहीं जाने दूंगी, क्योंकि आप वापस कभी हमसे मिलने नहीं आएंगे, आप भी कहीं नहीं जाएंगे। इतना बोलकर दीपा सोने चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन दीपा अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी अलमारी से सारे पैसे और जेवर गायब थे और वो नवीन को कॉल करती है। उसका फोन भी नॉट रीचेबल आता है। अब दीपा को यकीन हो जाता है कि ये काम नवीन का है। वो जोर जोर से रोने लगती है और रोती रोती अपनी सास के पास चली जाती है
और बोलती है। माँ जी, सब खत्म हो गया। मेरे सारे पैसे और जेवर नवीन लेकर भाग गया। बहू, नवीन की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दे। अगर तू चाहे तो बिट्टू को लेकर अपनी माँ के पास रहने चली जा बेटी। मैं तो बुढ़िया हूँ, अपनी बची कुची जिंदगी दुख में निकाल लूंगी। नहीं माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और मेरे माता पिता भी बहुत गरीब हैं। वो मुझे और बिट्टू की जिम्मेदारी कैसे लेंगे और कब तक लेंगे? आप चिंता न करें माँ जी, मैं पैसे कमाऊंगी और अपने घर का सारा खर्चा खुद उठाऊंगी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। गुजरते दिनों के साथ दीपा को एक अच्छी जॉब मिल जाती है। वो मन लगाकर अपना काम करती है। धीरे धीरे करके वो पूरे घर की जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेती है। और ऐसे ही एक दिन जब दीपा ऑफिस में अपना काम कर रही थी कि तभी उसका बॉस महेश उसके पास आकर कहता है। हेलो दीपा, कैसी हैं आप? बहुत सुना है आपके बारे में। हेलो सर, आई एम गुड। व्हाट अबाउट यू? या आई एम गुड। वैसे आप बहुत ही बहादुर औरत है जो अपने पति के जाने के बाद भी अपना ससुराल नहीं छोड़कर गई और अपने बच्चे और सास का बहुत अच्छे से ध्यान भी रख रही हो। आपके घर वालों ने आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। गर्व होता है आप जैसी औरत से मिलकर। हाँ, अच्छे संस्कार के साथ साथ मुझे पढ़ाया भी है, जिससे आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और अपने परिवार का ख्याल रख पा रही हूँ। और जब घर वाले औरतों को पढ़ाते हैं तो दुनिया ही उन औरतों पर गर्व करती है। महेश को दीपा की बातें बहुत अच्छी लगती है और अब धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब महेश दीपा की मदद करता था, ऑफिस में भी और उसके घर के कामों में भी। वो कभी भी दीपा के साथ बॉस जैसा बर्ताव नहीं करता। फिर एक दिन दीपा महेश को अपनी सास से मिलवाने के लिए लेकर जाती है। अच्छा, ये तेरे कंपनी के मालिक है? हाँ माँ जी, ये महेश है। जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ ये वहाँ के ऑनर है। जी माता जी, आपने सही पहचाना। वैसे माता जी, आपकी बहू बहुत ही कमाल की है। ये बहुत बहादुर भी है जिसने अपने परिवार को संजो कर रखा है, वरना आज के टाइम में आपको ऐसी बहू नहीं मिलेगी। हीरा है आपकी बहू। हाँ बेटा, सही बोल रहे हो तुम। मेरी बहू लाखों में क्या करोड़ों में एक है, घर की मालकिन है हमारे। अब महेश दीपा की हर छोटी से छोटी चीज में उसकी मदद करता। एक दिन दोस्त होने के नाते दीपा को वो अपनी शादी के लिए लड़की की फोटोज भेजता है। दीपा अपनी सास को फोटोज दिखाते हुए कहती है। देखिए ना माँ जी, महेश ने अपनी शादी के लिए लड़की की फोटो भेजी है। बताओ कैसी है? अरे कोई और लड़की क्यों देख रहा है? वो तुझसे शादी कर लेगा। वैसे भी वो तेरे बारे में सब कुछ जानता है ना बहू। और तू भी कब तक नवीन के इंतजार में अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी? नहीं माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हो आप? मुझे यकीन है नवीन एक दिन दोबारा लौट कर आएंगे और वो बस पैसे कमाने के लालच में भटक गए हैं। सीमा भी मुंह बनाकर उसकी हाँ में हाँ मिला देती है। अब दिन गुजरते हैं और साल भी। अब बिट्टू की 12वीं पास हो जाती है और कॉलेज में उसके एडमिशन के लिए फीस जमा करानी थी। और ऐसे में दीपा को पता चलता है कि उसके अकाउंट से पैसे निकल गए हैं। दीपा रोते हुए अपनी सास को कहती है। माँ देखिए ना, पता नहीं मेरे अकाउंट से वो सारे पैसे कैसे निकल गए जो बिट्टू के लिए दाखिले के लिए पैसे जमा किए थे मैंने। अब बिट्टू के कॉलेज में उसका एडमिशन कैसे होगा? हाँ बेटी, मेरे साथ भी आज अजीब घटना हुई है। आज मैं मंदिर गई थी तो लोगों ने मुझे मंदिर में जाने ही नहीं दिया और बोलने लगे कि बहुत लालची औरत है, पैसे के चक्कर में बहू को काम करने के लिए बाहर भेजती है। तभी बिट्टू बाहर से रोती रोती आती है और अपनी माँ और दादी से कहने लगती है। माँ देखो ना, आज भी मुझे कॉलेज में सारे बच्चे चिढ़ा रहे थे और बोल रहे थे कि मेरे दो बाप है, मेरे दो बाप है। बिट्टू इतना बोलकर रो ही रही होती है कि तभी दरवाजे पर नवीन आकर खड़ा हो जाता है। नवीन को देखकर दीपा उसके पास भागकर जाती है और उसे तेजी से अपने गले से लगाकर कहती है। कहाँ चले गए थे आप? आपको हमारी बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई ना? इतने साल कहाँ थे आप? आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। आज लगा कि फिर से बुरे दिन वापस चले गए, लेकिन भगवान अगर एक रास्ता बंद कर देता है ना तो दूसरा रास्ता खोल भी देता है। बिट्टू भी अपने पापा के पास जाकर उसे गले से लगाती है और उनको देखकर खुश हो जाती है। तभी नवीन अपनी माँ को देखकर कहता है। क्यों माँ, आपको खुशी नहीं हुई मुझे देखकर? या आपको दुख हो रहा है कि मैं आपके परिवार में वापस आ गया? बिल्कुल भी नहीं। तू क्यों आया है आज यहाँ? तब तो तू हमें बुरी हालत में छोड़कर चला गया था और घर के सारे पैसे और जेवर लेकर चला गया था। जब तुझे हमारी याद नहीं आई तो आज जब पैसे खत्म हो गए तो वापस आ गया। और तुझे पता भी है परिवार होता क्या है? परिवार होता है प्यार से, रिश्ते निभाने से, ना कि मुसीबत में छोड़ देने से।
और तुझसे तो हमें अब नफरत है। कैसी बात कर रही हैं माँ आप ही कहती हो ना कि जब शाम का भूला घर आए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। नवीन जी, हम आपको देखकर बहुत खुश हैं। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप गुस्से में क्यों हो? गुस्सा ना हो तो क्या करूं? खुशी मनाऊं, नाचूं, गाऊं, ढोल बजाऊं, सबको लड्डू बांटूं कि मेरी पत्नी की दूसरी शादी हुई, मेरी पत्नी की दूसरी शादी हुई। क्या करूं मैं? बोलो ना। हाँ, क्या करूं? और दीपा, मैं तो उसी दिन वापस आ गया था जब तुम्हें तुम्हारा बॉस छोड़ने के लिए घर आया था। और माँ, आप भी इस बचलन बहू का साथ दे रही हैं। आपने भी उस इंसान का साथ दिया जो किसी पराये मर्द के साथ घूम रही है। अरे यार, शर्म करो कुछ दीपा, शर्म करो। और हाँ दीपा, तुम्हारे पैसे गायब हो गए ना? हाँ, इसका मतलब आपने ही वो पैसे निकाले थे? वो मेरे सेविंग थे जो बिट्टू के लिए रखा था मैंने। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे की पढ़ाई का खर्चा कोई और आदमी उठाए। और बिट्टू बेटा, इधर आओ। क्या तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे कॉलेज में किसने सबको बताया कि तुम्हारे दो दो बाप हैं? मैंने बताया है। मैंने सबको कहा कि जो गाड़ी में तुम्हें छोड़ने आता है वो तुम्हारा बाप नहीं, तुम्हारा बाप मैं हूँ, मैं। इतना सुनकर बिट्टू से रुका नहीं जाता और वो अपने बाप को बोलती है। छी पापा, आप कैसे बाप हो? मुझे आपको बाप बोलने में भी शर्म आ रही है। आपने अपने बच्चे के पढ़ाई के पैसे ही खा गए जो माँ ने अपनी सैलरी से सेविंग की थी। और जिस माँ को आप बच्चलन कह रहे हो ना, उसने ही हमेशा आपके बारे में हमें अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। तभी आज तक हम आपसे इज्जत से बात करते आए हैं। आप यहाँ से निकल जाइए और वापस कभी मत आना। हाँ, बिट्टू सही बोल रही है। महेश की वजह से ही आज हम वापस समाज में सर उठाकर जी पा रहे हैं। दुनिया वाले तो तुमको देखकर जलते ही रहेंगे। वो रहा रास्ता, निकल जा यहाँ से और वापस कभी मत आइयो। बिट्टू की बात सुनकर नवीन को बहुत दुख होता है और वो शर्मिंदा होता है और अपनी बीवी और बच्ची और माँ से माफी मांगता है। सरला और सावित्री दोनों रिश्ते में देवरानी जेठानी थी। सुमन की शादी जॉइंट फैमिली में हो जाती है, जहाँ उसकी सास सरला देसी थी तो वहीं चाची सास मॉडर्न। देसी और मॉडर्न के खाने के बीच उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ करती। वैसे सुमन गांव से थी तो उसकी रसोई भी देसी खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी और वो अपनी सास की बात माना करती, लेकिन उसकी चाची सास की नहीं, जिसके चलते जॉइंट फैमिली की देसी रसोई को लेकर हिटपिट होती रहती। ऐसे ही एक दिन सभी नाश्ते के लिए बैठे होते हैं, तभी सावित्री खाना देखते हुए कहती है, बहू, ये सब तूने क्या बनाया है? तुझे कितनी बार कहा है कि सुबह सुबह ये सब नहीं खाते हैं। क्या हुआ चाची जी, जो नाश्ता रोज बनता है वही बना है आज भी। मैं भी तो वही बोल रही हूँ बहू कि जो चीज रोज बनती है वो आज भी क्यों बनी है? कभी तो अच्छा नाश्ता बना लिया कर। चाची जी, माँ जी ने मुझे जो कहा है मैं वही बनाऊंगी। इसके अलावा नाश्ते में क्या खाते हैं मुझे क्या पता। अरे बहू, तो ये सब तो मुझसे पूछ लिया कर। रुक, मैं तुझे बताती हूँ। देख, नाश्ते में जो है। नहीं बहू, तुझे सावित्री की कोई भी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। जो रोज बनता है वही बनेगा। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो वो खुद अपना देख ले। जेठानी जी, ऐसा लग रहा है जैसे आप हमें नाश्ता करवाकर हम पर एहसान कर रही हो। अगर आज मेरी बहू होती तो वो मुझे किसी और बहू के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होने देती। चाची जी, आप ऐसा क्यों कह रही है? मैं भी तो आपकी बहू हूँ ना। आप आज ये खा लो, कल मैं आपकी पसंद का बना दूंगी। क्यों? जब तेरी सास मैं हूँ तो तुझे उसकी पसंद का ख्याल रखने की क्या जरूरत है? अगर ज्वाइंट फैमिली में रहती है तो जैसा सब खाएंगे वैसा ही तो खाएगी ना वो, या अपने मर्जी का खाएगी? हाँ वही तो, जॉइंट फैमिली में रहकर मैं तो परेशान हो गई। एक दिन ये घर छोड़कर ही चली जाऊंगी, तब जाके सबके कलेजे को ठंडक मिलेगी। सरला और सावित्री में बहस शुरू हो जाती है। उन दोनों की बहस सुनकर सावित्री का पति मुकेश सावित्री से कहता है, अरे भाग्यवान, शांत हो जाओ। क्यों सुबह सुबह बहस कर रही हो? अभी नाश्ता कर लो। आप तो चुप रहो जी। आपको दिख नहीं रहा है आपकी भाभी कैसे हमें ताने दे रही है? रोज रोज देसी खाना खिलाकर देसी बना दिया है। अरे भाग्यवान, मैं तो इसलिए कह रहा था कि नाश्ता ठंडा ना हो जाए। अभी शांति से नाश्ता कर लो, बाकी बहस बाद में करते रहना। हाँ देवर जी, अपनी पत्नी को समझाओ कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। इस घर में मेरी चलेगी। भले ही आपके भैया हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन वो मुझे सारी जिम्मेदारी सौंप कर गए हैं इस घर की। अच्छा, अगर भाई साहब आपको जिम्मेदारी दे गए हैं तो आप जिम्मेदारी संभालो ना। दादागिरी क्यों दिखा रहे हो?
पता नहीं अपने आप को क्या समझते हो। देवर जी, अपने पत्नी का मुंह बंद करवाओ वरना अच्छा नहीं होगा। क्या कर लोगे आप? सावित्री और सरला दोनों के बीच बहुत ज्यादा बहस होने लगती है। तभी मुकेश सावित्री का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाता है और उसे शांत करवाता है। उन दोनों की देसी खाने के पीछे बेचारी सुमन परेशान हो जाया करती। ऐसे ही दिन बीतते हैं और सरला के घर में आए दिन देसी रसोई के लिए लड़ाई होती रहती। ऐसे ही एक दिन सुमन सबके लिए नाश्ते में सैंडविच बनाती है और सबको देती है। सैंडविच देखकर सावित्री खुश हो जाती है और कहती है, चल बहू, आज तूने बहुत ही अच्छा काम किया है जो मेरी पसंद का नाश्ता बनाया है। रोज रोज घी खाकर तो मेरी चर्बी ही निकल जा रही थी। बहू, तूने ये क्या ब्रेड में सिर्फ जैम लगाकर दे दिया है? ये खाकर मेरा पेट नहीं भरेगा। और तुझसे किसने कहा है ये सब बनाने के लिए? तू मेरे लिए आलू के पराठे नहीं बना सकती क्या? ये सब खिलाकर बस मुझे कमजोर ही करेगी। बहू, अपनी सास को बोल दे, रोज रोज आलू का पराठा खाकर आलू के पराठे जैसी हो रही है, एक दिन गैस से फट जाएगी। माँ जी, चाची जी बिल्कुल सही बोल रही हैं। हम लोग भी रोज रोज ये खाकर परेशान हो गए थे, इसीलिए आज कुछ नया बनाया है। आप अब यही खा लो, मैं आपको बाद में आलू के पराठे बनाकर खिला दूंगी। मुझे कुछ नहीं खाना। अब एक काम कर तू कि तू जा अपनी चाची सास की ही सेवा कर। मैं हूँ कौन तेरे लिए? ये बुढ़िया आज से खुद ही बनाकर खाएगी। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप यहाँ बैठ जाइए, मैं अभी आपके लिए आलू के पराठे बनाकर लाती हूँ। मेरे होते हुए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सुमन इतना बोलकर जल्दी से रसोई में पहुंचती है और सरला के लिए आलू के पराठे बनाती है। कुछ देर बाद वो सरला को आलू के पराठे लाकर देती है, लेकिन सुमन इन सब से बहुत ज्यादा परेशान थी। एक दिन घर का सारा काम करने के बाद वो अपने कमरे में आराम करने जा रही थी। तभी उसकी सरला और सावित्री दोनों सुमन से कहती हैं, बहू, एक गिलास ठंडी लस्सी लेकर आ जा। बहू, एक कप ग्रीन टी बना कर दे जा। सरला और सावित्री की एक साथ आवाज सुनकर सुमन बहुत गुस्सा होती है और खुद से कहती है, हे भगवान, इन दोनों औरतों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। एक तरफ मेरी सास है जो देसी है, उसको देसी खाने के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता, और दूसरी तरफ ये मेरी चाची सास है, इसको देसी खाना पसंद ही नहीं है। अगर इन दोनों के पसंद का ना बनाओ ना तो घर में शीत युद्ध शुरू कर देते हैं। क्या हुआ बहू, सो गई है क्या? अभी थोड़ी देर में आप दोनों को अपनी पसंद की चीजें अपने कमरे में मिल जाएगी। सुमन इतना कहकर रसोई में जाती है और अपनी सास और चाची सास के लिए लस्सी और ग्रीन टी बनाकर उन्हें उनके कमरे में देने जाती है और अपने कमरे में आकर आराम करने लगती है। शाम को सुमन का पति रवि जब कमरे में आता है तो सुमन को ऐसी सोता हुआ देखकर कहता है, सुमन, तुम अभी तक सो रही हो? रात के खाने की तैयारी हो गई क्या? रवि जी, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अब मुझसे ये खाना नहीं बन पाएगा। आप जाकर माँ जी और चाची जी को बोल देना कि आज वो खुद बनाकर खा ले। लेकिन ऐसा क्या हो गया? आज ज्यादा काम कर लिया क्या तुमने? रवि जी, आपको क्या पता है कि इस जॉइंट फैमिली में रहकर मेरी कैसी हालत बन गई है। एक फुटबॉल की जिंदगी जी रही हूँ मैं। कोई इधर से लात मारता है तो कोई उधर से लात मारता है। मुझे अब इस जॉइंट फैमिली में नहीं रहना है। इस देसी रसोई में मैं पागल हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं माँ को सब बता दूंगा। आज वो दोनों मिलकर खाना बना लेंगी। रवि इतना बोलकर सरला के पास जाता है और सारी बात बताता है, जिसे सुनने के बाद सरला को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप जाकर रसोई में अपना काम करती है। अगले दिन सुमन घर का सारा काम करके कमरे में आराम करती है। कुछ देर बाद सरला की पड़ोसन विमला घर आती है। सरला बहन, कहाँ हो तुम? हाँ बोल विमला, क्या हुआ तुझे? सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं सरला बहन तुमको। पता है कि कुछ दिनों पहले ही मेरे सास ससुर घर आए थे। जब वो लोग घर आए हैं तब से मेरी जॉइंट फैमिली हो गई है और उनको खाने का ख्याल, अलग अलग खाना बनाकर तो मैं परेशान हो गई हूँ। एक मिनट की फुर्सत नहीं है। पता नहीं लोग कैसे जॉइंट फैमिली में रह लेते हैं। विमला की ये बात सुनकर सरला मन में कहती है, विमला बिल्कुल सही बोल रही है। मेरी बहू भी तो सभी का ध्यान रखती है, किसी से कोई उल्टा जवाब नहीं देती, सभी के लिए सबके मनपसंद का खाना बनाती है। फिर भी मैं कल उसे इतना सुना गई, इतना गुस्सा कर गई। क्या हुआ सरला बहन, सब ठीक तो है ना? अरे किस सोच में पड़ गई? नहीं कुछ नहीं विमला, मैं तो बस अपनी बहू के बारे में सोच रही थी।
वो कैसे इस समय में भी ज्वाइंट फैमिली में रहकर सबका ख्याल रखती है। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुमको सुमन जैसी बहू मिली है, वरना आजकल के समय में ऐसी बहू मिलना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, तू बिल्कुल सही बोल रही है। हाँ, अच्छा चल मैं चलती हूँ, घर में बहुत काम है। विमला इतना बोलकर अपने घर चली जाती है। सरला भी सुमन के कमरे में जाती है और उससे वादा करती है कि सुमन जो भी बनाएगी वो उसे खाने के लिए आनाकानी नहीं करेगी। और इस तरह सरला सही समय पर अपनी देसी रसोई के चक्कर में अपनी जॉइंट फैमिली बचा लेती है। सरला अपने बेटों के लिए सभ्य और संस्कारी बहू ढूंढ रही थी। सरला के 2 बेटों की शादी तो अच्छी बहू ढूंढते हुए हो गई, बाकी तीसरी बहू भी अब सरला की चौखट पर कदम रख चुकी थी। अरे सरला, अब तो तुझे आराम ही आराम है। तू तो अपने बच्चों की शादी करके एकदम निश्चिंत हो गई है। हाँ विमला, तू सही कह रही है। मेरे बूढ़े के जाने के बाद मैं भी एक पल को सोचने लगी थी, मेरे बेटों की शादी अच्छे घर में होगी भी या नहीं, उन्हें कोई अपनी लड़की देगा भी के या नहीं। अरे सरला, कैसी बात कर रही है? तूने तो ऐसी बहुएं पाई है जो दिया लेकर भी ढूंढने निकले तो भी ना मिले, और आज तक किसी की इतनी मजाल कि तेरी दोनों बहू का किसी ने चेहरा देखा हो। अब ना जाने तीसरी बहू कैसी है। तेरी दोनों बहुएं तो बहुत संस्कारी है। हाँ, मेरी दोनों बहुओं ने तो मेरे घर के मान मर्यादा और इज्जत का इतना ख्याल रखा है कि कभी कोई मुझ पर उंगली भी नहीं उठा सकता है। जरूर सरला, तूने ही कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो तुझे ऐसी बहुएं मिली है। अब तीसरी का तो समय के साथ पता चलेगा कैसी है, कैसा नेचर है। एकदम ठीक कह रही है तू विमला। वैसे अब आ ही गई है तो तू बहू की मुंह दिखाई भी करती ही जा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मैं तो लोगों को देखकर बता दूं उसका नेचर कैसा है और कौन कितने पानी में है। अरे विमला, तू भी ना, रुक अभी बुलाती हूँ। अरे ओ छोटी बहू, बहू, अरे ओ बहू। सरला की आवाज देने पर आशा कमरे से बिना घूंघट के बाहर आती है। देख ले जी भर के मेरी बहू को, बता कोई कमी है क्या इसमें? इतनी सुंदर तो मेरी दोनों बहुएं भी नहीं है। सरला, अब तक तूने अपनी दोनों बहुओं पर जितना राज करना था कर लिया। तेरी ये बहू बहुत चालू है और मैं जो कह दूं वो गलत हो ही नहीं सकता। देखा नहीं, अभी से सर पर पल्लू नहीं है, ना ही प्रणाम किया। विमला, शुभ शुभ बोल। बड़ी ही उम्मीद है मुझे मेरी इस बहू से भी कि ये भी मेरी बहुओं की तरह मेरे घर की मान मर्यादा का और सम्मान का ख्याल रखेगी। देख सरला, ना तो मेरा मूड मजाक का है, ना ही मैं मस्के मार रही हूँ। विमला तो इतना बोलने के बाद चली ही जाती है, लेकिन सरला को विमला की बातें सता रही थी। अब इधर सरला धीरे धीरे अपनी बहुओं में बदलाव देखती है। बहू, आज उठी नहीं, सुबह के 8 बजने को है और ना तो घर में कोई हलचल है, ना पूजा पाठ का कोई शोर है। आज तो लगता है ये आलसी बहुएं सो रही हैं। कोमल, मीना बहू, छोटी बहू, अरे तीनों कहाँ चली गई? देखती हूँ कमरे में तो नहीं है। अब सरला जैसे ही अपनी बहुओं के कमरे में जाती है तो देखती है कि सरला की तीनों बहुएं सो रही हैं, वो भी खर्राटे लेते हुए। अरे बहू, कोमल, मीना, छोटी बहू, तुम तीनों अभी तक सो रही हो? घर में लक्ष्मी आने के समय पर तुम सो रही हो? कहाँ से घर में सुख शांति आएगी? माँ जी, मैं तो बिल्कुल नहीं उठ पाऊंगी। मैंने रात में कुछ ज्यादा ही डांस कर लिया, मेरे पैर जवाब दे चुके हैं। मैं बल खावा हाथ न आवा, मैं बल खावा हाथ न आवा, यार मेरे तू बचना। मैं नागिन 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 नागिन। राम रे राम, क्या हो गया इन्हें? कहीं रात में चोर तो नहीं आए थे जो इन्हें कोई नशीली दवा सूंघा गए हो
और इन्हें नशा चढ़ गया हो। इतना बोलकर सरला एक बाल्टी पानी लाती है और अपनी बहुओं पर डाल देती है, जिसके बाद सरला की तीनों बहुएं फुर्ती में उठ बैठती हैं। बहू, क्या हुआ है तुम तीनों को? मुझे सच सच बताना, और अगर मुझे कहीं से भी किसी भी बात की भनक लगी तो तुम तीनों को मायके बैठा आऊंगी। वो माँ जी कल रात को आशा हमें क्लब लेके गई थी। हाँ, और मैंने क्या डांस किया? लोगों ने तो मुझ पर नोटों की बारिश कर दी। माँ जी मैं मना कर रही थी इन दोनों को, लेकिन ये दोनों माने ही नहीं। अरे तुम दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है माँ जी। वो क्या है ना, मैं दोनों दीदियों को अकेला बोर होता देख क्लब ले गई थी। मेरी लप्पी लूथरा का जन्मदिन था। राम हरिओम, हे भोलेनाथ मुझे मोक्ष दो। ये मेरे घर की इज्जत ना जाने रात के अंधेरे में किस मनहूस जगह होकर आई है। अरे माँ जी, यही तो जिंदगी है। अगर हम अब नहीं घूमेंगे फिरेंगे तो कब घूमेंगे? यही तो हमारी उम्र है डिस्को और बाहर जाने की। विमला सही कह रही थी, मेरी छोटी बहू के चाल चलन ठीक नहीं है। तूने तो अच्छी खासी बहुओं को भी बिगाड़ कर रख दिया। माँ जी, मैं कुछ भी भूल सकती हूँ, लेकिन अपनी लप्पी लूथरा का बर्थडे नहीं भूल सकती। अरे तेरी माँ का नाम तो चमेली है, फिर ये लप्पी लूथरा कौन है? मेरी डॉगी। आपने शादी की एल्बम नहीं देखी माँ जी? हे राम, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। छोटी बहू तू जैसी थी वैसे ही इन दोनों को भी बना दिया। सरला रोना धोना कर ही रही होती है कि तभी विमला आती है। अरे रे रे सरला, तेरी आंखों में से आंसू आज मैं पहली बार देख रही हूँ। क्या हुआ? कहीं तुझे टीवी तो नहीं हो गया ना, या फिर कैंसर? विमलो, क्या बताऊं विमलो, क्या हो गया? मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रही। कहीं तू उस दूध वाले के साथ तो भागने की नहीं सोच रही है ना? नहीं सरला, इसमें मैं तेरे साथ नहीं हूँ। अरे नहीं नहीं विमला, क्या बताऊं, मेरी बहुएं, मेरी तीनों बहुएं एक साथ भाग गई क्या? अरे कितने संस्कार झलकते थे तेरी बहुओं में। अरे नहीं विमला, ये बात भी नहीं है। मेरी तीसरी बहू ने मेरी दोनों बहुओं को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे तो कल का पता चला। ये रोज देर शाम मार्केट के बहाने डिस्को क्लब जाती रहती है। अरे सरला, मैंने तो तुझे कहा ही था कि तेरी छोटी बहू के चाल चलन कुछ ठीक नहीं है। उस दिन तो तूने मुझे बोलने नहीं दिया। अरे विमला, मेरी मदद कर, वरना 4 लोगों के बीच में मुंह तक नहीं दिखा पाऊंगी मैं। तू चिंता ना कर, मैं कुछ करती हूँ। तेरी बहू को हम लाइन पर तो ला कर रहेंगे। सरला और विमला आपस में ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी सरला की तीनों बहुएं तैयार होकर आती हैं। अरे सरला की बहुएं, कहाँ जा रही हो इतना सज धज कर? मैं दोनों दीदी को अपनी बड़ी बहन के बेटे के बर्थडे में लेकर जा रही हूँ। आने में रात या कल सुबह भी हो सकती है। बहू, तुम तीनों चली जाओगी तो मैं क्या करूँगी अकेले? रात के अंधेरे में चोर घर में घुस आए या कोई ऊंच नीच हो गई तो? माँ जी, हमें आशा की दीदी ने बड़े ही प्यार से बुलाया है, तो मैं और मीना भी मना नहीं कर पाए। वो आशा का परिवार थोड़ा मॉडर्न ख्यालों का है, तो हमें ये छोटे कपड़े ही पहनने पड़े। विमला, तू देख रही है ना, मैं ये सब कैसे बर्दाश्त करूं? विमला, कैसे? हाँ विमला आंटी, अब आप ही बता दो हम कैसे लग रहे हैं। वैसे सच बोलना, पहली नजर में देखकर आप दीदियों को पहचान नहीं पाई ना? अरे नहीं, सच में मैंने तो आज से पहले अपने मोहल्ले में किसी को ऐसे चादर में लपेटे नहीं देखा। अरे आशा, चलो, ये विमला आंटी भी ना अच्छे खासे फैशन को बिगाड़ रही हैं। अब इतना बोलकर सरला की तीनों बहुएं घर से पार्टी करने निकल जाती हैं और इधर सरला और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब तो सरला की बहुएं पार्टियों के पीछे ना तो दिन देखती और ना ही पैसे। सरला इससे और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। कितना गुमान था मुझे अपनी बहुओं पर, अब वो धरा का धरा रह गया। अब मैं इन्हें कैसे सुधारूं? पूरा मोहल्ला मुझ पर थूक रहा है।
माँ जी आपकी चाय और आशा कह रही थी कि आप ये चाय पीकर बिमला काकी के घर बैठ जाना थोड़े समय के लिए। उनके कुछ खास दोस्त पार्टी में आ रहे हैं। ठीक है, मैं जाती हूँ विमला के घर, और ये चाय उस चुड़ैल को ही दे, मुझे नहीं चाहिए। सरला तो वहाँ से चली जाती है। इधर आशा के दोस्त पार्टी करने पहुँचते हैं, लेकिन कुछ देर बाद विमला और सरला की एंट्री होती है, जो अपनी बहुओं से ज्यादा फैशन में होती है। माँ जी, विमला आंटी आप, और ये क्या पहना है? माँ जी, मेरे दोस्तों के सामने आप बदनामी करवाओगी क्या? अरे बहू, तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी सास भी अब मॉडर्न हो गई है। माँ जी, मेरे दोस्त आपको ही देख रहे हैं, वो मॉडर्न है, लेकिन उनके घर वाले ऐसे नहीं। अब सरला अपनी बहू को शर्म महसूस करवाने के लिए ये सब करती है, जिसके बाद से सरला की बहुओं को भी अक्ल आ जाती है कि वो जो कर रही हैं वो भी तो सही नहीं। रमा अपनी बेटी और बहू के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। रमा की बहू को नॉनवेज खाने का बहुत शौक था। रमा की बहू कोमल पूरे दिन तो पूजा पाठ करती, लेकिन जैसे ही शाम होती उसे नॉनवेज खाने की तलब लग जाया करती। एक दिन सुबह सुबह रमा की पड़ोसन तारा उनके घर के आंगन में आकर उन्हें बुलाती है। रमा जी, ओ रमा जी, जरा बाहर आइए, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ जी, कहिए, क्या बात करनी है आपको, लेकिन जरा जल्दी कहिए, क्योंकि मेरी पूजा करने का समय हो रहा है। अगर समय से पूजा नहीं करूँगी तो देर हो जाएगी। क्या आपके पास वक्त की कमी है? वो क्या है ना, मेरे मायके के पास एक श्राद्ध हो रहा है। क्या मैं आपकी बहू को ले जा सकती हूँ, अगर आपको बुरा न लगे तो? हाँ हाँ, जरूर ले जाओ, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि श्राद्ध कब है और किस समय आना है। वो क्या है ना कि दिन के समय तो श्राद्ध में जा सकती हूँ, लेकिन रात के समय शायद ना भेजूं। अरे आप चिंता मत कीजिए, दोपहर का श्राद्ध है, मैं आपकी बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, और अब मैं लेकर जा सकती हूँ आपकी बहू को। अरे मेरी बहू के कुछ अलग ही नखरे हैं, उसे रात होते ही पता नहीं क्या हो जाता है। बस मैं चाहती हूँ कि उसे रात को कहीं भी रुकने की जरूरत न पड़े, क्योंकि मुझे उसकी चिंता हो जाती है। अरे कुछ नहीं होगा आपकी बहू को, मैं हूँ ना ख्याल रखने के लिए। वैसे भी आपकी बहू छोटी बच्ची तो है नहीं, जो किसी का भी हाथ पकड़कर कहीं भी चले जाए। छोटी बच्ची की बात नहीं है, लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिसे देखकर तुमको झटका लगेगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि जा कहाँ रही हो? अगर हमारे जान पहचान के घर जा रही हो तो हम लेने आ जाएंगे। किससे बात कर रही हो माँ जी तब से, और ऐसी क्या बातें कर रही हो आप? जाओ पूजा पाठ कर लो, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। दोनों को वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। तभी कोमल अपने पति संस्कार से कहती है, सुनिए जी, अब मुझे नॉनवेज खाने का मन कर रहा है, क्या हम इस श्राद्ध में नॉनवेज नहीं खा सकते हैं? हाँ, खा के देखो, अगर कोई कुछ कह दे तो मुझे मत कहना, पहले बता देता हूँ मैं, मुझे बेकार में सरदर्द नहीं चाहिए। हाँ, अगर तुम खाओगी तो मैं भी खा लूंगा। ठीक है, फिर मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ, दोनों आराम से बैठकर चिकन खाएंगे। लेकिन किसी ने हमें रोकने की कोशिश की तो मैं क्या करूँ? कोई क्यों रोकेगा हमें खाने से? मैं तो सभी को दिखाकर खाऊंगा, देख लेना, कोई कितना भी रोक ले, मैं तो खाकर ही रहूंगा। हाँ तो मैं भी कहाँ पीछे हटने वाली हूँ, देख लेना, मेरा फेवरेट चीज यहाँ खाकर ही रहूंगी मैं। वाह, क्या नॉनवेज है, मजा आ गया ये सब कुछ खाकर तो। श्राद्ध का खाना कितना सिंपल होता है, इसलिए श्राद्ध का खाना सही नहीं लगता है। लो, अब तुम भी चिकन खा लो, और हाँ, जरा मेरे लिए भी बचा कर रख देना। हाँ पहले मुझे तो दे दो, बचेगा तो जरूर खा लेना। कब से मैं इस खाने का इंतजार कर रही थी, अब जाकर मुझे एक खाना खाने को मिला। कोमल, जरा आराम से खाओ, सभी लोग हम दोनों को घूर कर देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या गुनाह कर दिया हम लोगों ने। संस्कार और कोमल को श्राद्ध में आए सभी लोग घूर घूर कर देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने श्राद्ध में नॉनवेज जो खाया था। सभी लोग घूरते हुए उनकी ही बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ तारा आकर कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? और तुम, नाम तो तुम्हारा संस्कार है, लेकिन किसी के श्राद्ध में ऐसे नॉनवेज खाते हो तुम? अरे तुम दोनों को पता नहीं क्या कि किसी के घर में जब श्राद्ध हो तो नॉनवेज नहीं खाया जाता, मूर्ख इंसान। हमें पता है श्राद्ध के घर में ऐसा कुछ नहीं खाया जाता है, लेकिन शाम के समय हमें नॉनवेज चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो हम कुछ भी नहीं खा पाते हैं। एक दिन तो कैसे भी काट लेती,
इतनी भी क्या जल्दी थी खाने की? यहाँ कोई भी नॉनवेज नहीं खा रहा, लेकिन तुम लोगों को देखो। अरे कुछ सीखो इन लोगों को देखकर। नहीं सीख सकते। मेरी बीवी और मुझे आदत है शाम के समय नॉनवेज खाने की, और किसी के अंदर संस्कार ना होने से क्या मतलब है। हाँ, मेरा नाम संस्कार है तो क्या हुआ? अब तो आपको मेरे नाम से भी प्रॉब्लम है। मुझे नहीं चाहिए ऐसा नाम। आप ही रख लो और खुश रहो। कैसे जुबान चला रहे हो? रुको, तुम्हारी माँ को सब कुछ बताती हूँ, तब जाकर पता चलेगा तारा से पंगा लेने का मजा। हाँ ठीक है, जाओ बता दो जाकर। अच्छे से देखना कहीं हमारी माँ जी भी नॉनवेज न खा रही हो। कोमल और संस्कार दोनों ही जिस किसी के भी श्राद्ध में जाते वहाँ जाकर नॉनवेज ही खाना पसंद करते। ऐसे ही एक दिन रमा की दूसरी पड़ोसन शर्मिला गुस्से में रमा के घर आती है। रमा जी, आपके घर की कुछ चीजें मेरे आंगन में पड़ी है, अगर आपकी बहू आकर देखे तो अच्छा रहेगा। क्या हो गया शर्मिला आंटी, कोई परेशानी हो गई क्या? मुझे बताइए। तुम्हें तो कोई शर्म है ही नहीं। तुमने कल जो मांस खाया है उसकी हड्डी मेरे घर के आंगन में बिखरी पड़ी है। चलो जाकर देखो और साफ करो। जब खाने का इतना मन करता है तो अपने घर में इसकी हड्डियां भी संभाल कर रखा करो ना। तुम्हारी वजह से मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। माँ जी, कल मैंने ये हड्डियाँ कूड़े में डाल दी थी, शायद गली के कुत्तों ने उस कूड़े के डब्बे से निकालकर इधर उधर कर दी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। आजकल हमारी गली में बहुत सारे कुत्ते हो गए हैं, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं इतने कुत्ते। आप जाओ शर्मिला जी, मेरी बहू आपके घर के आंगन में पड़ी हड्डियों को साफ कर देगी। हाँ आंटी जी, आप जाओ, मैं अभी आपका आंगन साफ कर देती हूँ, साथ में उस जगह पर पानी से धुलाई भी कर दूंगी। हाँ, साफ तो करना पड़ेगा, सिर्फ पानी से नहीं बल्कि पूरे गोबर पानी से। फिर गंगा जल भी छिड़क देना, तब जाकर मेरा घर शुद्ध होगा। शर्मिला के कहते ही कोमल झाड़ू लेकर शर्मिला के घर पहुंच जाती है और झाड़ू करने के बाद गोबर पानी से धोकर गंगा जल भी छिड़क देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन कोमल हर बार ऐसे ही हरकत किया करती। कोमल की ऐसी हरकत देखकर उसकी पड़ोसन थक चुकी थी। एक दिन तारा और शर्मिला दोनों बाजार गए थे। तभी तारा शर्मिला से कहती है, शर्मिला जी, आपको नहीं लगता रमा जी की बहू कुछ ज्यादा ही नॉनवेज खाती है और हड्डियां हमारे आंगन में फेंक देती है? अगर बोलो तो बोलती है गली के कुत्ते ने फेंक दिया होगा लाकर, हमें नहीं पता। अरे ऐसा कुछ नहीं है तारा बहन, सब नौटंकी है इनकी। जानबूझकर करते हैं ये लोग हमारे साथ ऐसा। मुझे क्या लगता है ना कि इनके साथ भी ऐसा करना ही पड़ेगा, तब जाकर इनको कहीं समझ आएगा। हाँ, सुबह सुबह बहुत पूजा करने का शौक है ना। जब सुबह सवेरे घर के आंगन में ये नॉनवेज पड़ा मिलेगा, तब जाकर इनको हमारी परिस्थिति का पता चलेगा। हाँ, ये बात तो आपने सही कही। हम लोग नहीं खाते, लेकिन किसी से बनवा कर उसके आंगन में फेंक देंगे। दोनों पड़ोसन मिलकर हर रोज रमा के आंगन में चिकन फेंक दिया करती और रोज कोमल अपना आंगन साफ करती। ऐसे ही एक रोज शर्मिला और तारा रमा के घर के दरवाजे पर चिकन फेंक कर चली जाती हैं। जैसे ही अगली सुबह रमा अपने घर के बाहर अपना कदम रखती है, तभी उसका पैर चिकन पर देखती है और गुस्से में कोमल को बुलाती है। कोमल, कोमल, यहाँ आकर देख जरा, तेरे नॉनवेज ने क्या कर दिया है। राम राम राम, कुछ दिन पहले तो घर के आंगन में बिखरा पड़ा था, अब मेरे पैर में लग गया तेरा ये नॉनवेज। खाया नहीं जाता तो लाया भी मत करना। लेकिन माँ जी, मैंने तो कल का नॉनवेज पूरा खत्म कर दिया था। वैसे भी मैं जब भी नॉनवेज खाती हूँ तब पूरी हड्डियाँ फेंक देती हूँ, और इतना ज्यादा चिकन तो मैं कभी भी ना फेंकूं। तेरी हरकतों की वजह से ही परेशान होकर शायद किसी ने हमारे साथ ऐसा किया होगा, वरना आज तक कभी ऐसा किसी ने किया है? ये सब तेरे कारण ही हुआ है। लेकिन हड्डियाँ दूसरों के घर खाकर फेंकेगी तो ऐसा ही होगा ना हमारे साथ। लेकिन माँ जी, किसने किया होगा? कौन कर सकता है ऐसी हरकतें, वो भी हमारे साथ? मुझे तो शक हो रहा है तारा और शर्मिला आंटी की पड़ोसनों पर। किसी की भी हरकत हो, लेकिन अब तू ऐसे नॉनवेज खाकर किसी और के आंगन में मत फेंकियो, वरना किसी दिन हमारे घर के आंगन में नॉनवेज पड़ा हुआ मिलेगा। रमा ने अपनी बहू कोमल को बहुत अच्छे से समझाया और अब कोमल भी नॉनवेज खाना बंद कर देती है और ऐसे ही धीरे धीरे रमा के घर के आंगन से चिकन मिलना भी बंद हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।